ओके तो आज के इस टॉपिक के अंदर हम वॉर को डिस्कस करेंगे। हम वॉर का मीनिंग देखेंगे, उसी के साथ साथ उसका चेंजिंग नेचर देखेंगे और साथ ही साथ उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे कि वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, उसके रिजल्ट्स क्या होते हैं, उसके नतीजे क्या होते हैं, राइट, वो हम देखेंगे। तो इतना डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है, ईजी है। जल्दी से हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। जब मैं वॉर की बात करता हूँ, आप सबको पता है वॉर क्या होती है। जब दो देश आपस में कन्फ्रंटेशन में आते हैं या फिर दो ग्रुप्स आपस में कन्फ्रंटेशन में आते हैं तो उस वक्त हमें देखने को मिलता है कि वहां पे वॉर हो रही है। मतलब कि जब दो देश आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं, मिलिट्री का इस्तेमाल करते हैं, एक दूसरे के ऊपर हथियारों से एक दूसरे से लड़ते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? वॉर कहते हैं। तो वॉर के मीनिंग को जब मैं डिस्कस कर रहा हूं, इट मीन्स इट इज जनरली अंडरस्टूड एज आर्म्ड कन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट्स, ऑर्गेनाइजेशंस और ग्रुप्स विद इन और अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स। तो जनरली हमें वॉर के अंदर देखने को मिलता है, इसके मीनिंग के अंदर हमें देखने को मिलता है कि एक आर्म्ड कन्फ्लिक्ट है जो कि अलग अलग स्टेट्स के बीच हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशंस के बीच हो सकता है या फिर ग्रुप्स के बीच हो सकता है। आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या हुआ कि दो देशों की सेनाएं, दो देशों की आर्मीज आपस में लड़ रही है, वेपन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है और डायरेक्टली दो देश कन्फ्रंटेशन में है, एक बैटलफील्ड में लड़ाई हो रही है, या फिर दो ग्रुप्स कन्फ्रंटेशन में है, या फिर दो ऑर्गेनाइजेशंस या फिर कई सारे ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे से लड़ रहे हैं, ग्रुप्स एक दूसरे से लड़ रहे हैं, देश एक दूसरे से लड़ रहे हैं। वॉर जो है वो एक देश के अंदर भी हो सकती है, एक देश के विद इन भी वॉर हो सकती है, या फिर अक्रॉस नेशनल बॉर्डर भी हो सकती है। मतलब कि दो देशों के बीच भी वॉर हो सकती है। हो सकता है कि एक देश के अंदर ही दो ग्रुप्स आपस में लड़ रहे हों तो वहां पे वॉर हो रही है, या फिर दो देश आपस में लड़ रहे हैं तो वहां पे वॉर हो रही है। वॉर के अंदर ट्रेडिशनली हमें यह देखने को मिलता है कि वहां पे वो लोग आर्मीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, वेपनरीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं और डायरेक्टली कन्फ्रंटेशन में है, एक बैटलफील्ड के अंदर वो डायरेक्टली वॉर हो रही है, वो जंग हो रही है, उसको हम वॉर कहते हैं। जैसे इट इज ऑफन ऑर्गेनाइज्ड, इंटेंशनल एंड पॉलिटिकल मोटिवेटेड, डिजाइन टू अचीव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स वेदर टेरिटोरियल, इकोनॉमिक, आइडियोलॉजिकल, इट्स अबाउट इंपोजिंग योर विल। सो बेसिकली हमें देखने को मिलता है कि जो वॉर होती है ना, वो ऐसे ही हवा में नहीं हो जाती है। जो जंग होती है वो हवा में नहीं हो जाती है, वो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से होती है, उसके पीछे का कोई इंटेंशन होता है ना। ऐसे ही दो देश आपस में लड़ने नहीं लग पड़ते हैं, बल्कि उसके पीछे का एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है, या फिर उसको प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसके पीछे के प्रॉपर इंटेंशंस होते हैं, इसलिए किसी एक वॉर को लड़ा जाता है। उसके पीछे पॉलिटिकली मोटिवेटेड इंटेंशन आपका हो सकता है ना, पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो सकता है, ताकि आप कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाओ, चाहे वो टेरिटोरियल ऑब्जेक्टिव्स हो, इकोनॉमिक हो, आइडियोलॉजिकल हो। तो कहने का मतलब यही है कि वॉर को इसलिए लड़ा जाता है ताकि आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो है वो पूरे हो सकें। टेरिटरी को लेके हो सकता है कि आप दूसरे की टेरिटरी को कब्जा करना चाहते हो, आप किसी की टेरिटरी को कैप्चर करना चाहते हो, या फिर अगर आपकी टेरिटरी को किसी ने कैप्चर कर लिया है तो आप उसको वापस दोबारा से हासिल करना चाहते हो, तो उससे क्या होती है? वॉर हो जाती है। तो वॉर के थ्रू आप टेरिटरी को कैप्चर करना चाहते हैं। हो सकता है कि इकोनॉमिक एस्पेक्ट को लेके वॉर हो, है ना। उसी के साथ साथ आइडियोलॉजी को लेके भी वॉर हो सकती है। दो क्या बोलते हैं, देशों की हो सकता है कि आइडियोलॉजी सेम ना हो तो उसको लेके वॉर हो सकती है। तो बेसिकली वॉर जो है वो एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड तरीके से होती है, इंटेंशनल तरीके से होती है और कुछ सटन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए वॉर को लड़ा जाता है। वॉर के अंदर एक देश अपनी विल को इंपोज करना चाहता है, एक देश अपनी जो विल है, अपनी जो उसकी जो ख्वाहिशें हैं, उसकी जो विल्स हैं, उनको वो मनवाना चाहता है। तो बेसिकली उसको हम वॉर कहते हैं। हम देखते हैं कि वॉर रैंडम नहीं होती है, बल्कि स्ट्रेटेजिक तरीके से होती है। रैंडमली देश आपस में लड़ने नहीं लग पड़ते हैं, बल्कि स्ट्रेटेजी होती है, स्ट्रेटेजिक तरीके से आपस में दो देश लड़ते हैं। बेसिकली वहां पे हम देखते हैं कि ट्रेन्ड आर्मी होती है, ट्रेन्ड फोर्सेस होती हैं, हम देखते हैं कि वेपनरी का इस्तेमाल किया जाता है। तो स्ट्रेटेजी के थ्रू वॉर को लड़ा जाता है, प्रॉपर आर्मी, स्टैंडिंग आर्मीज के थ्रू वॉर को लड़ा जाता है, आर्मी पर्सनल्स के थ्रू वॉर को लड़ा जाता है, फोर्सेस, नेवी, एयरफोर्स के थ्रू वॉर को लड़ा जाता है, वेपनरीज का इस्तेमाल करके वॉर को लड़ा जाता है, इवन कि परमाणु बम भी यूज किए जाते हैं वॉर को लड़ने के लिए। तो रैंडम तरीके से वॉर नहीं हो जाती है, हवा में जनरेट नहीं होती है वॉर। वॉर एक स्ट्रेटेजिक तरीके से होती है, एक इंटेंशनल तरीके से होती है, पॉलिटिकल मोटिवेट तरीके से हो सकती है और कई सारे कारण हो सकते हैं वॉर को लड़ने के। हो सकता है कि किसी एक देश को टेरिटोरियल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। उसी के साथ साथ हो सकता है कि आइडियोलॉजिकल कन्फ्रंटेशन है दो देशों के बीच, या दो ग्रुप्स के बीच, या फिर दो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच, उस वक्त जो है वॉर होती है। अब हम देखेंगे इसका चेंजिंग नेचर। जब मैं चेंजिंग नेचर की बात करता हूं तो वॉर जो है ना वो ट्रेडिशनली
थ्रू आउट द हिस्ट्री इवॉल्व होके आई है। आज से पहले जो पुरानी वॉर्स होती थी तो वो कैसी वॉर्स होती थी कि दो देश आपस में लड़ रहे हैं, दो जो क्या बोलते किंगडम्स हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, तो वहां पे डायरेक्टली कन्फ्रंटेशन होता था, डायरेक्टली मिलिट्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, वेपन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, एक दूसरे के ऊपर हमला बोला जा रहा है, बैटलफील्ड के अंदर वॉर हो रही है। लेकिन आज के टाइम वॉर का मीनिंग पूरे तरीके से चेंज हो गया है। आज आपने सुना होगा साइबर वॉर्स हो रही है, आज आपने सुना होगा टेक्नोलॉजिकल वॉर्स हो रही है, आज आपने सुना होगा आइडियोलॉजिकल वॉर्स हो रही है। सो द नेचर ऑफ वॉर हैज कंप्लीटली चेंज्ड, हैज कंप्लीटली इवॉल्व्ड थ्रू आउट द हिस्ट्री, थ्रू आउट द टाइम। कैसे हुआ है वो समझेंगे। तो सबसे पहले जब मैं चेंजिंग नेचर की बात करता हूं, इसके अंदर आती है ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल वॉर। ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल वॉर कौन सी होगी? जो पहले जमाने की वॉर हुआ करती थी, जो ट्रेडिशनल तरीके से वॉर होती थी, जैसे कि ये स्टैंडिंग आर्मीज के बीच में होती थी। स्टेट्स की दो स्टैंडिंग आर्मीज हैं, दो स्टेट्स की कोई स्टैंडिंग आर्मीज है, उनके बीच हो रही है। वेपन्स इसमें इस्तेमाल किए जा रहे हैं, प्रॉपर स्ट्रेटजीज हैं। इट मीन्स कि दो देश आपस में लड़ रहे हैं और प्रॉपर तरीके से आर्मीज के थ्रू वो लड़ रहे हैं, वेपन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और प्रॉपर स्ट्रेटजी के थ्रू वो देश आपस में लड़ रहे हैं। आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ टू स्टेट्स और टू कंट्रीज, बट ये ऑर्गेनाइजेशंस के बीच भी हो सकती है, ग्रुप्स के बीच भी हो सकती है। उसी के साथ साथ हम देखते हैं दैट इट्स बीन फॉट इन बैटलफील्ड। तो बैटलफील्ड में डायरेक्टली एक बैटलफील्ड में ये लड़ी जाती थी वॉर, राइट। एक जगह है जहां पे दो देश आपस में वॉर लड़ रहे हैं, तो बैटलफील्ड में लड़ी जाती थी। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दूं तो वर्ल्ड वॉर 1 की आप एग्जांपल ले लो। ये लार्ज स्केल वॉर्स की मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जो लार्ज स्केल वॉर्स हुई हैं, ट्रेडिशनल वॉर्स, उनकी एग्जांपल्स क्या है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास वर्ल्ड वॉर 1 होती है, यहां पे वेपनरीज का इस्तेमाल किया गया, आर्मीज का इस्तेमाल किया गया, बैटलफील्ड्स के अंदर इसको डायरेक्टली लड़ा गया। ये जो विश्व युद्ध थे, वर्ल्ड वॉर 1 हो गई, वर्ल्ड वॉर 2 हो गई। तो ये एग्जांपल है किसका? ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल वॉर का। सो ट्रेडिशनल वॉर क्या होती है? ट्रेडिशनल तरीके से आप लड़ाई लड़ रहे हो, स्टैंडिंग आर्मीज का इस्तेमाल कर रहे हो, आप हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हो, स्ट्रेटजीज के थ्रू वॉर लड़ रहे हो, एक बैटलफील्ड के अंदर वॉर लड़ रहे हो, जो आपका युद्ध का मैदान होता है वहां पे आप वॉर लड़ रहे हो, उसको हम ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल वॉर कहते हैं। उसके बाद सेकंड हमारे पास जहां पे आता है न्यूक्लियर एंड असिमेट्रिक वॉरफेयर। अब न्यूक्लियर या फिर असिमेट्रिक वॉरफेयर क्या होता है? तो जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है, यहां पे न्यूक्लियर वर्ड का यूज किया गया है। तो हम देखते हैं कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुई, पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड के पीरियड पे हम देखते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स को यूज किया जाने लगा। जैसे 1945 में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर, जापान के ऊपर बॉम्ब गिराया, न्यूक्लियर बॉम्ब। तो हम देखते हैं कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद न्यूक्लियर वेपन्स को यूज किया जाने लगा एज ए डिटरेंस के तौर के ऊपर, के डराने के लिए जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स को यूज किया जाने लगा। हमने पहले देखा ट्रेडिशनल वॉर, तो ट्रेडिशनल वॉर के अंदर क्या होता था? डायरेक्टली कन्फ्रंटेशन होता था, दो देश या दो ग्रुप्स आपस में एक जगह पे लड़ रहे हैं, मिलिट्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उस तरीके से हम देखते हैं कि वो ट्रेडिशनल वॉरफेयर होती है। लेकिन उसके बाद जो है वो वॉर का डिस्कोर्स चेंज हुआ और उसके बाद जो है वो हमें देखने को मिलता है कि न्यूक्लियर वेपन्स का यूज किया जाने लगा और असिमेट्रिक वॉरफेयर का कंसेप्ट आया। न्यूक्लियर वेपन्स का हम देखते हैं कि डिफेंस के लिए यूज किया जाने लगा। मतलब ये जरूरी नहीं था कि डायरेक्टली जो देश थे वो न्यूक्लियर वेपन का यूज ही करें, बल्कि वो डराने के लिए भी न्यूक्लियर वेपन्स को अपने पास रख रहे थे। अलग अलग देश न्यूक्लियर वेपन्स इसलिए भी बना रहे थे ताकि वो बाकी देशों को डरा सकें, ऐसा ना हो कि बाकी देश उनको कमजोर समझे। तो हम देखते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स का यहां पे इस्तेमाल किया जाने लगा या फिर उनको बनाया जाने लगा और उनको डिफेंस के तौर के ऊपर, डराने के तौर के ऊपर जो है वो इस्तेमाल किया जाने लगा। अब चाहे छोटे से छोटा देश भी होता, अगर उसके पास न्यूक्लियर वेपन है, अगर उसके पास एटॉम बम है, तो वो जो है देश था उसको भी कमजोर नहीं समझा जा सकता था, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन जो है वो हजारों लोगों को, पूरी की पूरी सिविलाइजेशंस को तबाह कर सकता है। तो अभी चाहे कोई देश कितना भी छोटा क्यों ना होता, कितना भी वीक क्यों ना होता, अगर उसके पास न्यूक्लियर वेपन है तो उससे जो है उसको पावरफुल समझा जाता था, क्योंकि वो न्यूक्लियर वेपन का अगर इस्तेमाल कर देता या फिर एटम बम का अगर वो इस्तेमाल कर देता तो सिविलाइजेशंस बर्बाद हो सकती थी। तो एक शिफ्ट हमें देखने को मिला इस वॉर के अंदर। हमें देखने को मिलता है कि न्यूक्लियर या फिर असिमेट्रिक वॉरफेयर उभर करके आता है। हम देखते हैं कि प्रॉक्सी वॉर्स को लड़ा जाता है। प्रॉक्सी वॉर्स का मतलब क्या होता है? जैसे हम देखते हैं कि कोरिया के अंदर वॉर होती है 1950 से लेकर 1953 के अंदर। वहां पे क्या होता है, नॉर्थ कोरिया को जो है सोवियत यूनियन सपोर्ट कर रहा था, साउथ कोरिया को जो है वो अमेरिका सपोर्ट कर रहा था। तो प्रॉक्सी वॉर्स का मतलब ये हुआ कि आप किसी देश के अंदर वॉर को मतलब लड़वा रहे हो, लेकिन पीछे हाथ आपका है। इट मींस कि साउथ कोरिया को जो है वो कौन, अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, नॉर्थ कोरिया को जो है सोवियत यूनियन सपोर्ट कर रहा है। तो डायरेक्टली आप उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो, बल्कि आप पीछे से प्रॉक्सी आप प्रॉक्सी वॉर्स को फाइट कर रहे हो। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि एक असिमेट्री आती है वॉर्स के अंदर, न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया जाता है डिफेंस के तौर के ऊपर। उसके बाद हमें देखने को मिलता है मॉडर्न वॉरफेयर एंड हाइब्रिड वॉर्स।
अब मॉडर्न वॉरफेयर और हाइब्रिड वॉर्स क्या होती हैं? जैसे हाइब्रिड यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, हाइब्रिड वर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि इट्स दीज वॉर्स आर नॉट सोलली रिलाई ऑन ट्रेडिशनल इंगेजमेंट बट इंक्लूड साइबर अटैक्स, प्रोपोगेंडा, इकोनॉमिक मैनिपुलेशन एटसेट्रा। तो बेसिकली ट्रेडिशनल तरीके से जैसे मिलिट्री की इंगेजमेंट होती थी, अब पहले क्या होता था ट्रेडिशनल वॉर्स के अंदर हमें देखने को मिलता है कि डायरेक्टली मिलिट्री का कन्फ्रंटेशन होता था ना, मिलिट्री के थ्रू आप वॉर्स को लड़ रहे हो, ये ट्रेडिशनल हमने देखा। लेकिन अब क्या किया जा रहा है, अब और अदर फैक्टर्स आर आल्सो इंक्लूडेड, बाकी चीजों को भी इसमें इंक्लूड किया जा रहा है। जैसे कि इसमें सिर्फ मिलिट्री का इंगेजमेंट नहीं हो रहा है, बल्कि हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे साइबर अटैक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज आप देख रहे होंगे कि आज की जो वॉर्स लड़ी जा रही है उसमें सिर्फ मिलिट्री से वॉर नहीं लड़ी जाती है दो देशों के बीच, बल्कि वहां पे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स का, अलग अलग बाकी फैक्टर्स भी इस्तेमाल होते हैं। जैसे वहां पे साइबर अटैक्स का इस्तेमाल किया जाता है, आप किसी दूसरे देश के ऊपर साइबर अटैक कर दो, उनका डेटा जो है उसको थेफ्ट कर लो, उसको चुरा लो। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि प्रोपोगेंडास क्रिएट किए जाते हैं पूरी दुनिया के अंदर, मीडिया के थ्रू, टेलीविजन के थ्रू, राइट। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि इकोनॉमिक मैनिपुलेशन किया जाता है देशों का। तो आज की जो वॉर्स हैं, जो मॉडर्न वॉरफेयर है या फिर जो हाइब्रिड वॉर्स हैं, वहां पे सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिशनल तरीके से मिलिट्री का एंगेजमेंट नहीं है, डायरेक्टली सिर्फ कन्फ्रंटेशन का एंगेजमेंट नहीं है, बल्कि अदर फैक्टर्स आर आल्सो यूज्ड। फॉर एग्जांपल हमें देखने को मिलता है कि साइबर अटैक्स और प्रोपोगेंडा का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है टेररिज्म एंड नॉन ट्रेडिशनल वॉरफेयर। अब टेररिज्म और नॉन ट्रेडिशनल वॉरफेयर का मतलब क्या हुआ? हमें देखने को मिलता है कि आजकल जो है वो टेररिज्म वाली वॉर्स जो है वो लड़ी जा रही है। नॉन ट्रेडिशनल मतलब कि यहां पे डायरेक्टली दो देश सामने आके एक दूसरे से लड़ रहे हैं, सामने दो देश आपस में कन्फ्रंटेशन में नहीं है, सामने दो देश मिलिट्री का इस्तेमाल करके वॉर्स नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि हमें देखने को क्या मिल रहा है कि टेररिज्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये टेररिज्म जो होता है, हम देखने को मिलता है कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स वो होते हैं जिसमें मतलब जो स्टेट नहीं है, जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। जैसे स्टेट एक्टर्स जो है वो ट्रेडिशनल वॉर में इन्वॉल्व होते हैं। स्टेट एक्टर्स का मतलब क्या हुआ, दो देश आपस में लड़ रहे हैं तो वो स्टेट एक्टर्स हैं, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे हैं वॉर में। जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं जैसे कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहां पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि कई सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया के अंदर, जैसे कि ISIS आपको देखने को मिलता है। कई सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है पूरी दुनिया के अंदर, जैसे खालिस्तानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या पाकिस्तान के कई सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो हमें देखने को मिलता है कि ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये अनएक्सपेक्टेड तरीके से किसी दूसरे देश के ऊपर अटैक करते हैं। जैसे कि आपने एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो 9/11 जो अटैक हुआ था मुंबई में, तो बेसिकली इसमें होता क्या है जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो किसी दूसरे देश के ऊपर अटैक करते हैं, अनएक्सपेक्टेड तरीके से अटैक करते हैं। सुसाइडल बॉम्ब्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जैसे कश्मीर को आप देख लो, यहाँ पे कई सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जो कश्मीर में बार बार अटैक करते हैं। जैसे कि आपने 9/11 का जो अटैक हुआ था मुंबई में, वहां पे वो उसके बारे में सुना होगा। तो इस तरीके से जो है वो टेररिज्म या फिर नॉन ट्रेडिशनल वॉरफेयर यहाँ पे लड़ी जाती है। तो इस तरीके से हम इसका चेंजिंग नेचर देखते हैं। उसके बाद आइए समझते हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, क्या नतीजे होते हैं, क्या भुगतना पड़ता है हमें वॉर्स के थ्रू, वॉर्स का रिजल्ट क्या होता है या वॉर्स का असर क्या पड़ता है पूरी दुनिया के ऊपर या फिर देशों के ऊपर। तो सबसे पहले यहाँ पे पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, जब एक वॉर होती है ना उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि रजीम चेंज हो सकता है। रजीम चेंज कैसे होता है, मान लो अमेरिका ने वॉर करवा दी इंडिया के अंदर, है ना, प्रॉक्सी वॉर करवा दी। अब इंडिया के अंदर वो सपोर्ट कर रहे हैं किसी एक ऐसे विद्रोही संगठन का जो कि जिस विद्रोही संगठन ने भारत सरकार को उखाड़ के फेंक दिया, राइट। तो यहां पे रजीम चेंज हो गया या नहीं हो गया। जैसे कि बांग्लादेश में अमेरिका ने रजीम चेंज करवा दिया। बांग्लादेश में जो शेख हसीना थी उनको उनकी कुर्सी से हटवा दिया। वहां पे जो है वो मिलिट्री से रिवॉल्ट करवाया बांग्लादेश के अंदर और फिर शेख हसीना को उखाड़ के फेंक दिया और उसके बाद क्या है, रजीम चेंज हो गया वहां पे। तो रजीम चेंज होने का मतलब ये है कि वहां की जो पावर स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। हमें देखने को मिलता है कि इंटरनेशनल अलायंसेस के अंदर भी शिफ्ट आता है। इंटरनेशनल अलायंसेस के अंदर कैसे शिफ्ट आता है, तो हमें देखने को मिलता है कि जैसे वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म होती है तो जो इंटरनेशनल अलायंसेस बने होते हैं उसमें भी हमें कई बार जो है वो शिफ्ट देखने को मिलता है। मान लो कोई एक ऐसा रजीम था आपके देश में जो कि किसी एक मान लो वो सोवियत यूनियन के साथ जुड़ा हुआ था, तो उसके बाद अगर कोई दूसरा सरकार में आता है रजीम चेंज होके, तो हो सकता है कि वो कैपिटलिस्ट ब्लॉक का सपोर्ट करे। तो ये जो इंटरनेशनल अलायंसेस के अंदर भी हमें शिफ्ट देखने को मिलता है। हमें देखने को मिलता है कि रजीम चेंज हो रहे हैं। हमें देखने को मिलता है कि नेशनल बॉर्डर्स को रीड्रॉ किया जा रहा है। हो सकता है कि
आपका जो देश पहले जिसका नेशनल बॉर्डर था उसको चेंज कर दिया गया हो, है ना। वॉर्स के थ्रू आप किसी दूसरी टेरिटरी को कब्जा कर लेते हैं, उसके बाद आपका जो बॉर्डर है वो चेंज नहीं होगा क्या? फॉर एग्जांपल इंडिया ने जो है वो इसको पाकिस्तान को कंट्रोल कर लिया, इंडिया ने वॉर के थ्रू पाकिस्तान की टेरिटरी को कब्जा कर लिया, तो जो पहले इंडिया का मैप होता था वो नहीं होगा, अब इंडिया के मैप के अंदर पाकिस्तान भी आएगा। उसके बाद हमें देखने को मिलता है इसके इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं इसके वॉर के? तो इकोनॉमी के ऊपर बड़ा बुरा असर पड़ता है वॉर के थ्रू। आपने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पे या सेकंड के टाइम पे देखा होगा, पूरी दुनिया के अंदर रिसोर्सेज को बर्बाद कर दिया गया, इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर दिया गया। तो वॉर दो देशों के बीच लड़ी जाती है, लेकिन दोनों देशों के ऊपर बुरा असर पड़ता है इकोनॉमिक लिहाज से, राइट। जैसे वर्ल्ड वॉर सेकंड और फर्स्ट के अंदर पूरी दुनिया के अंदर इतना नुकसान हुआ कि पूरी दुनिया मतलब डिप्रेशन की स्थिति में चली गई थी, लोगों के पास खाने को खाना नहीं बचा था। इस तरीके से डिस्ट्रक्शन उस टाइम पे हुआ। तो हमें देखने को मिलता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डिस्ट्रक्शन होता है, रिसोर्सेज का डिस्ट्रक्शन होता है, ह्यूमन कैपिटल का डिस्ट्रक्शन हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर सेकंड की एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताई कि इस टाइम पे कितना इकोनॉमिकली लॉस हुआ था पूरी दुनिया को, और डिस्ट्रक्शन जिस लिहाज से वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड के टाइम पे हुआ वो हमें इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस की एक एग्जांपल देता है। उसके बाद थर्ड इसके अंदर आता है सोशल कॉन्सिक्वेंसेस। तो सोशल कॉन्सिक्वेंसेस हमें वॉर के देखने को मिलते हैं, जैसे कि जो पूरा का पूरा सोशल फैब्रिक होता है ना सोसाइटी का, वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है वॉर के थ्रू। सोशल फैब्रिक किस तरीके से डिस्ट्रॉय होता है, सोशल स्ट्रक्चर किस तरीके से डिस्ट्रॉय होता है, तो फॉर एग्जाम्पल कई सारी फैमिलीज डिस्प्लेस हो जाती हैं वॉर के थ्रू। जब जंग लड़ी जाती है तो कई सारे घर बर्बाद हो जाते हैं, लोग भाग जाते हैं अपने घरों को छोड़ के, वो रेफ्यूजी बन जाते हैं। उसी के साथ साथ हमें देखने को मिलता है कि सोसाइटीज पोलराइज हो जाती हैं, सोसाइटीज के बीच जो है पोलराइजेशन हो जाती है, डिवीजन क्रिएट हो जाता है। उसी के साथ साथ हमें देखने को मिलता है कि जो कल्चरल हेरिटेज होता है वो पूरे के पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है, म्यूजियम्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, लाइब्रेरीज को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, जो कि सारा का सारा कल्चरल हेरिटेज है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, मोन्यूमेंट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो इस तरीके से सोसाइटी के ऊपर भी नेगेटिव असर पड़ता है। उसके बाद इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। तो इन्वायरमेंट के ऊपर तो सबसे ज्यादा असर पड़ता है। आपको पता ही है कि जब वॉर होगी तो कई सारे केमिकल्स को रिलीज किया जाता है, न्यूक्लियर वेपन्स को यूज किया जाता है, न्यूक्लियर वेपन्स के अंदर कई सारे गैसेस ऐसी हैं जो रिलीज होती हैं जो इन्वायरमेंट के ऊपर असर डालती हैं। कई सारी ग्रीन हाउसेस गैसेस रिलीज होती हैं जो कि हमारी ओजोन लेयर को डैमेज करने की कोशिश करती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट को जो है वो इंक्रीज करती हैं ये गैसेस, उससे हमें देखने को मिलता है ग्लोबल वार्मिंग होती है, लॉन्ग टर्म इंपैक्ट हमें देखने को मिलते हैं इन्वायरमेंट के ऊपर, इकोसिस्टम के ऊपर। उसके बाद हमें साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस का क्या मतलब हुआ? जब वही सब वॉर होती है ना तो साइकोलॉजी के ऊपर भी हमें असर देखने को मिलता है। लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, लोग सदमे में चले जाते हैं, ट्रॉमा में चले जाते हैं लोग वॉर के बाद। तो वॉर्स के थ्रू हमें डिप्रेशन जैसे कॉन्सिक्वेंस, कई सारे डिसऑर्डर्स हमें देखने को मिलते हैं। मान लो मतलब कि आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान लो आपके साथ कोई ऐसा हादसा हुआ है, उसके बाद आपको जब भी उस हादसे की याद आती है तो आप सोए हुए उठ जाते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि जब वॉर होती है तो कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो साइकोलॉजिकली डिप्रेस्ड हो जाते हैं, जो ट्रॉमा में चले जाते हैं जब उस चीज की उनको याद आती है। अभी मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। आपको पता है कि 2024 का नोबेल पीस प्राइज किसको मिल रहा है? इस बार नोबेल प्राइज मिल रहा है पीस के ऊपर जापानीज ऑर्गेनाइजेशन को। उस जापानीज ऑर्गेनाइजेशन का नाम है निहोन हिदांक्यो। हाँ, मैंने अभी आर्टिकल पढ़ा था कहीं पे न्यूज़पेपर में, तो इस बार का जो नोबेल प्राइज है, नोबेल पीस प्राइज, वो एक जापानीज ऑर्गेनाइजेशन को मिल रहा है। उनका नाम है निहोन हिदांक्यो, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। वो क्यों मिल रहा है? क्योंकि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर जो है वो कंट्रोल करने के लिए काम कर रहा है। वो कह रहा है कि एक ऐसी दुनिया होनी चाहिए जहां पे न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होने चाहिए। बेसिकली वो जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, जापान का ऑर्गेनाइजेशन है वो, तो जो जापान के अंदर जो एटम बम के विक्टिम थे, जैसे कि नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर जो एटम बम गिराया गया था ना, तो वहां के जो विक्टिम थे, वहां के जो लोग थे जिन्होंने वो एक्सपीरियंस किया था, जो लोग वहां पे जो है डिसेबल हो गए, तो उनके जो ट्रॉमास हैं, उनके जो डिप्रेशन है, उनकी जो स्टोरीज हैं, राइट, वो जो नागासाकी और हिरोशिमा के लोग थे जिनके ऊपर एटम बम गिराया गया था, उनकी जो स्टोरीज हैं, उनके जो ट्रॉमास हैं, उनका जो सदमा है, उनका जो डिप्रेशन है, उनकी स्टोरीज को ये ऑर्गेनाइजेशन हाईलाइट करता था कि उनकी जो स्टोरीज हैं, उनकी जो दर्दनाक जो स्टोरीज हैं, उनको वो हाईलाइट करता है ऑर्गेनाइजेशन। और उसके बाद वो अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करता है ऑर्गेनाइजेशन कि हमारी दुनिया के अंदर वेपन फ्री वर्ल्ड होनी चाहिए या फिर न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड होनी चाहिए। तो बेसिकली इस बार का जो
नोबेल प्राइज मिल रहा है वो उस ऑर्गेनाइजेशन को मिल रहा है। वो ऑर्गेनाइजेशन काम क्या करता है, तो जो वॉर के विक्टिम है, जो एटम बॉम्ब के विक्टिम है, वो जो न्यूक्लियर वेपन गिराया गया था उसके जो विक्टिम है, उनकी जो दर्द भरी स्टोरीज हैं, उनके जो ट्रॉमास हैं, उनको हाईलाइट करते हैं, उनको शेयर करते हैं पूरी दुनिया के अंदर, और पूरी दुनिया को ये बताने की कोशिश करते हैं कि वॉर का कितना बुरा असर होता है, और जिन्होंने वॉर को झेला है, जिन्होंने उस एटम बॉम्ब को झेला है, उनके साथ क्या बीतती है, उनकी कहानियां क्या हैं, वो पूरी दुनिया के अंदर शेयर करके एक अवेयरनेस जनरेट करने की कोशिश करता है वो ऑर्गेनाइजेशन, ताकि पूरी दुनिया के अंदर न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड बनाई जा सके। तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो इस बार का जो नोबेल प्राइज है वो उनको मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद 6 इसके अंदर आता है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और रिफ्यूजी का इशू हमें देखने को मिलता है। तो वॉर के थ्रू हमें ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस देखने को मिलता है, रिफ्यूजीज का इशू देखने को मिलता है, राइट। हमें देखने को मिलता है कि कई सारी पॉपुलेशन डिस्प्लेस हो जाती है वॉर के थ्रू, लोग घर छोड़ के भाग जाते हैं, लोगों की फैमिलीज उजाड़ दी जाती हैं, घर बर्बाद कर दिए जाते हैं, और रेफ्यूजीज की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। अभी आप दिल्ली में देख लो कितने रेफ्यूजीज हैं, हिंदुस्तान में कितने रेफ्यूजीज हैं, बांग्लादेश के रेफ्यूजीज जो हिंदुस्तान में आए, कई सारे वॉर के टाइम पे, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पार्टीशन, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1947, कई सारे रेफ्यूजीज जो है वो इंडिया में आ गए, इधर से कुछ उधर भाग गए। तो इस तरीके से हमें ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी देखने को मिलता है वॉर का। इस तरीके से हमने वॉर का चेंजिंग नेचर, मीनिंग एंड कॉन्सिक्वेंसेज को पूरे तरीके से कवर कर लिया है। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।